वक्त का पहिया कभी नहीं थमता है। हर एक लम्हा इतिहास के खजानों में यादों के कुछ सिक्के जमा कर गुजर जाता है। कुछ लोग यादों की रेत पर कुछ ऐसे निशान छोड़ जाते हैं जो आजीवन हमें याद रहते हैं। उनके कदमों के निशान कभी नहीं मिटते। आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ उन्हें याद करती हैं, उन स्थितियों को याद करती हैं, उन परिस्थितियों को याद करती हैं और इन सब से सीख लेती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही महापुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। नमस्कार मित्रों, मैं जैनेंद्र सिंह रुद्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लखनऊ महानगर द्वारा चलाए जा रहे एन अनसंग स्टोरी एन अनसंग हीरो के तहत आज आपके मध्य लेकर के आया हूँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से संबंधित कुछ कहानियाँ जिनसे हम एक सीख ले सकते हैं। 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के एक अति संभ्रांत परिवार में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राजनीति में आने का एकमात्र उद्देश्य भारत के हम युवाओं में एक अलख को जगाना था। परंतु जिस वक्त वह राजनीति में प्रवेश करते हैं उस वक्त बंगाल की परिस्थितियां कुछ ठीक नहीं थी। बंगाल में मुस्लिम लीग का वर्चस्व स्थापित हो चुका था और मुस्लिम लीग कुछ सांप्रदायिक लोगों का इस्तेमाल कर बंगाल का बंटवारा करना चाहती थी और अंग्रेज कहीं ना कहीं उन सांप्रदायिक लोगों का बैकडोर से समर्थन कर रहे थे। परंतु डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कुछ रणनीतियों के कारण न सिर्फ मुस्लिम लीग की यह नीति असफल हुई, अपितु बंगाल में एक शांत माहौल स्थापित भी हुआ। इसके पश्चात 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना की जाती है। 1952-53 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिलती हैं। उनमें से एक सांसद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी थे। 1952 में जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए वह एक लोकप्रिय नारा देते हैं, एक देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और यह नारा लोकप्रिय हो जाता है। इसके पश्चात 8 मई 1953 का दिन उनके जीवन में कुछ खास महत्व का था। जी हाँ, इस दिन वह परमिट राज के विरोध में बिना परमिट लिए हुए कश्मीर के लिए प्रस्थान करने वाले थे। उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक जैसे 2 साथी, 2 राजनेता भी थे और साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं का एक हुजूम। वह सभी दिल्ली से पंजाब होते हुए कश्मीर में प्रवेश करना चाहते थे, परंतु अमृतसर पहुँचते पहुँचते डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अटल बिहारी वाजपेयी और बलराज मधोक को यह कहकर वापस कर देते हैं कि आप लोग वापस लौट जाइए और जा कर के देश के लोगों को बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर में बिना परमिट लिए प्रवेश किया है और परमिट राज का उल्लंघन किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें गिरफ्तार करके श्रीनगर के एक सेफ हाउस में रखा जाता है। इसके पश्चात 23 मई 1953 का दिन रात्रि 12-1 बजे का समय रहा होगा। उस वक्त उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा गड़बड़ी थी तो डॉक्टरों के द्वारा उन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन देने की पहल की जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंजेक्शन लेने से साफ मना कर देते हैं, परंतु फिर भी उन्हें स्वास्थ्य का हवाला देते हुए स्ट्रेप्टोमाइसिन का वह इंजेक्शन दिया जाता है। और कहना नहीं होगा, उसके 3-4 घंटे के पश्चात सुबह 3:40 पर उनका देहांत हो जाता है और अगले दिन 8-9 बजे के आसपास यह हमारी सुर्खियों में शामिल हो जाता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे। सरकार घोषणा कर देती है। उसके पश्चात
पक्ष के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, कई राजनेताओं के द्वारा, कई पार्टियों के द्वारा यह मांग की जाती है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या की एक बार जांच हो, परंतु जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उस जांच के सारे प्रस्तावों को खारिज किया जाता है और यह कहा जाता है कि वह एक आम मृत्यु है, एक सामान्य मृत्यु है। परंतु 23 मई 1953 की उस रात को 10/11 के उस कमरे में क्या हुआ था, यह हम सभी के लिए जानना परम आवश्यक है। आवश्यक इसलिए भी क्योंकि इतना बड़ा राजनेता, उसकी इन परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में मृत्यु हो जाती है तो वह संदेह की एक स्थिति पैदा करती है। परंतु हमें उनके जीवन से यह सीख लेना चाहिए कि कैसे उन्होंने आजीवन अखंड भारत के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कश्मीर को भारत में मिलाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। कश्मीर को भारत का एक अभिन्न हिस्सा बनाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। उनका लक्ष्य था कि कश्मीर में जाने के लिए किसी भी भारतीय को किसी भी परमिट की ज़रूरत ना पड़े, कोई भी भारतीय वहाँ पर ज़मीन ले सके, कोई भी भारतीय उन कश्मीरियों के साथ वैसे ही संबंध रख सके जिस प्रकार के संबंध एक उत्तर प्रदेश का नागरिक बिहार के नागरिक के साथ रखता है। वह आवाज़ उठाते थे कि जब कश्मीर का विलय भारत में हो चुका है तो एक भारतीय के लिए कश्मीर जाने के लिए परमिट लेना आवश्यक क्यों है। वह आवाज़ उठाते थे कि जब भारत का एक प्रधानमंत्री है तो हम उस राज्य के मुख्यमंत्री को कश्मीर का प्रधानमंत्री क्यों बोलें। वह आवाज़ उठाते थे कि जब भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय तिरंगा है, तो हम कश्मीर को एक अलग ध्वज क्यों दें। हम क्यों कश्मीर के कुछ कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वह आवाज़ उठाते थे कि कश्मीर से इन सभी चीज़ों को ख़त्म होना चाहिए। धन्यवाद।